राहुल सांकृत्यायन तिब्बत में प्रवेश यात्रा व्रत। अब तो मैं तीसरी बार तिब्बत में प्रवेश कर रहा था। इस रास्ते यह दूसरी बार जा रहा था। पहले प्रवेश में मुझे उतने ही कष्टों का सामना करना पड़ा था जितना कि हनुमान जी को लंका प्रवेश में। 21 अप्रैल को हम बहुत दूर नहीं गए। डाम गांव के सामने तेजी गंग में रात के लिए ठहर गए। पहली यात्रा में हम कई दिनों के लिए डाम गांव में ठहरे थे। अब की गांव से पहले पड़ने वाले लोहे के झूले को पार कर अभी सवेरा ही था जबकि गांव में पहुंच गए। यह लोहे का झूला सतयुग का कहा जाता है। जंजीरों का पुल है और काफ़ी लंबा होने की वजह से बीच में पहुंचने पर खूब हिलता है। अभय सिंह जी को पहले पहल ऐसे पुल से वास्ता पड़ा था, इसलिए उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। मैंने कहा, आंखें मूंद करके चले आओ। चला आना तो था ही, क्या लौट कर काठमांडू जाते। गांव से पार होने लगे तो हमें अपनी पहली यात्रा की सहायिका यलमोवली साधुनी अनीबूटी एक घर में बैठी हुई दिखाई पड़ी। 7 ही वर्ष तो हुए थे। उसने देखते ही पहचान लिया। वह और डुक्पा लामा का एक और शिष्य वहाँ थे। उनसे थोड़ी देर बातचीत हुई। पहली यात्रा में तो मैं तिब्बती भाषा ना मात्र के जानता था, लेकिन अब भाषा की कोई कठिनाई नहीं थी। अब भोटकोशी के किनारे किनारे कभी उसके एक तट पर कभी दूसरे तट पर आगे बढ़ना था। रास्ते में कहीं भोजन किया और कहीं दूध पीने को मिला। तिब्बती भाषी क्षेत्र में यात्रियों को ठहरने का कुछ सुविधा जरूर हो जाता है। वहाँ चूल्हे चौके की छूत का सवाल नहीं है, ना जनाने मर्दाने का ही। इसलिए घर के चूल्हे पर जाकर आप अपनी रसोई बना सकते हैं। खाने पीने की जो भी चीज़ घर में मौजूद है उसे पैसे से खरीद सकते हैं और बहुत कम ऐसे गृहपति मिलेंगे जो ठहरने का स्थान रहने पर भी देने से इनकार करेंगे। अप्रैल का अंतिम सप्ताह था। हम 7-8 फुट की ऊंचाई पर चल रहे थे। यहाँ लाल, गुलाबी और सफ़ेद कई रंग के फूलों वाले गौरास के पेड़ थे। बहुत से पेड़ तो आजकल अपने फूलों से ढके हुए थे। बोरास को कोई कोई अशोक भी कहते हैं, लेकिन यह हमारा देसी अशोक नहीं है। अंग्रेजी में बोरास को रोडेनड्रैन कहते हैं। एक वृक्ष तो अपने फूलों से ढका हुआ इतना सुंदर मालूम होता था कि मैं थोड़ी देर उसके देखने के लिए ठहर गया। कैमरे से फ़ोटो लिया, लेकिन फ़ोटो में रंग कहाँ से आ सकता था। रास्ता चढ़ाई का था और बहुत कठोर था। उस दिन रात को छोकसम में ठहरना था, यहाँ तक कि हमें भोटकोशी पर 9 बार पुल पार करना पड़ा। तत्पानी अगर नेपाल के भीतर का तुप्त कुंड था तो यह तिब्बत के भीतर का। हम 6 बजे के करीब ठिकान पर पहुंच गए। उस वक्त थोड़ी बूंदाबांदी थी। 9-10 हज़ार की ऊंचाई पर ऐसी मौसम सर्दी का अधिक होना स्वाभाविक ही था। मुफ्त का गर्म पानी मिलता हो तो मैं स्नान करने से कैसे रुक सकता था, लेकिन सर्दी के मारे अभय सिंह जी ने तुप्त कुंड जाने की हिम्मत नहीं की। एनम अभी हम जंगल और वनस्पति की भूमि में ही थे, लेकिन कुछ ही मीलों बाद उसका साथ चिरकाल के लिए छूटने वाला था। तातपानी से यहाँ तक भोटकोशी के दोनों किनारों के पहाड़ हरे भरे जंगलों से भरे थे। वृक्षों में छोटी बांसी, बोरास, बंज और देवदार जाति वृक्ष बहुत थे। यहाँ का जंगल इसलिए भी सुरक्षित रह गया क्योंकि यहाँ जनवृद्धि का डर नहीं है। तिब्बती लोगों में पांडव विवाह होता है। एक पीढ़ी में 2 भाई हैं, दूसरी में 10, तो तीसरी पीढ़ी में फिर 2-3 हो जाने की संभावना है। इस प्रकार ना वहाँ घर बढ़ता है, ना खेत या संपत्ति बढ़ती है। आदमियों के ना बढ़ने के कारण जंगल काटकर नए खेतों के आबाद करने की भी आवश्यकता नहीं होती। यदि हम नेपाल के भीतर होते और दूसरी जाति के लोग यहाँ बसे रहते तो आसपास के पहाड़ों में और भी कितने ही गांव पड़ते। छोकसुम से भात खाकर 8:30 बजे रवाना हुए थे। आगे रास्ता कठिन था और कहीं कहीं बर्फ भी थी। 2-1 मरतबे नदी को भी आर पार करना पड़ा।
यह नमक का मौसम था। नेपाल के इधर के पहाड़ों में तिब्बत का नमक चलता है, जो सस्ता भी होता है। नेपाली लोग अपनी पीठ पर मकई, चावल या कोई अनाज लादकर ऐनम पहुंचाते हैं और वहां से नमक लेकर लौट जाते हैं। इधर के गांवों में हर जगह बौद्ध चैत्य या मंत्र खुदे हुए पत्थरों की दीवारों रहती हैं। गांव के पास आमतौर से वहां देखे जाते हैं। नमक वाले अपने ठिकानों में पखाना जाने के लिए सबसे अच्छा स्थान इन्हीं चैत्यों और मानियों को समझते हैं। बस्ती के आसपास तो गंदगी का ठिकाना नहीं। 2:30 बजे हम ऐनम पहुंचे और साहू ज्ञानमान की बात लाए अनुसार साहू जोगमान के यहाँ ठहरे। ऐनम से पहले ही पहाड़ी दृश्य तिब्बत का हो जाता है, अर्थात बिल्कुल नंगे पहाड़ जिनके ऊपर ना कहीं वृक्ष है ना वनस्पति, यहाँ तक कि झाड़ियाँ भी नहीं दिखाई पड़ती। ऐनम के पास पहुँचते समय हमें एवरेस्ट पर्वत भी दिखाई पड़ा, जो स्वच्छ नीले आकाश में बहुत समीप मालूम होता था। सर्दी काफ़ी थी। अभय सिंह को पहल उससे मुकाबला पड़ा रहा था, इसलिए वह उससे अधिक महसूस करते थे। साहू जोगमान ने बतलाया कि घोड़ों के लिए 3-4 दिन ठहरना पड़ेगा। ऐनम में तिब्बत के मजिस्ट्रेट रहते हैं। 17वीं सदी के मध्य में जबकि तिब्बत का शासन वहाँ के एक मठाधीश के हाथ में आया, तब से शासन व्यवस्था में एक नई चीज़ कायम की गई कि हर एक दिन के लिए जोड़ा अफसर हो, एक भिक्षु और दूसरा गृहस्थ। कभी कभी दोनों गृहस्थ भी दिखाई पड़ते हैं यदि कोई मंत्रियों के अनुकूल साधु नहीं मिला। ऐनम में 2 जोड़पोन थे, जिनमें एक को जोड़सर और दूसरा जोड़नूब कहा जाता था। हम 24 अप्रैल को 10 बजे जोड़नूब के पास गए। कितनी ही देर तक बातचीत होती रही। जोड़पोन लोग सरकारी काम करते हुए अपना व्यापार भी किया करते हैं, जिसके लिए उनके पास अपने घोड़े खच्चर होते हैं। हम तो इस ख्याल से गए कि उनसे किराए पर घोड़ा मांगेंगे, लेकिन कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने कहा, नेपाली छोड़कर यहाँ से आगे किसी को जाने देना मना है। मैंने इस बात की और ख्याल नहीं किया था। समझता था मैं 2 बार तिब्बत हो आया हूँ और लहासा के बड़े बड़े आदमियों से मेरा परिचय है। साथ ही यह जोड़पूर्ण अभी अभी धर्मास के घर पर मुझे मिल चुका है, इसलिए वह क्या रुकावट डालेगा। दरअसल वह रुकावट पैदा भी नहीं करना चाहता था, लेकिन सरकारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता था। इसलिए उसने कहा, आप मेरे साथी जोड़ सर से भी आज्ञा ले लें। उसने यह भी कहा कि हम सास्क्या तक के लिए घोड़ा भी दे देंगे। मैं वहाँ से जोड़ सर के पास गया। वह उस वक्त भोजन कर रहा था। जोड़पोनों की तनख्वाह 20-25 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यहाँ अपने ज़िले के बादशाह होते हैं। लहासा दूर होने से उनके न्याय और अन्याय की शिकायत भी कोई नहीं कर सकता, और तिब्बत में कोई लिखित कानून तो है नहीं। सब फैसला अपनी विवेक बुद्धि से ही करना पड़ता है। हर एक मुकदमे में वादी और प्रतिवादी दोनों को जोड़पूर्ण की पूजा करना पड़ती है। मांस, मक्खन और अनाज तो बिना पैसे का उनके यहाँ भरा रहता है। ऐनम अब भी कम से कम नेपाल से आने वाले माल की व्यापारी मंडी है। यहाँ से चावल, चूड़ा और कितनी ही चीज़ें तिब्बत जाती हैं। इस व्यापार में जोड़पूर्ण लोगों को भी हाथ होता है, जिससे उनको काफ़ी आमदनी होती है। इसलिए 20-25 रुपया मासिक पाने वाले आदमी की स्त्रियां चीनी, रेशम और मोती मूंग से लदी हो तो आश्चर्य क्या। उनका रौब दाब भी किसी बादशाह से कम नहीं होता। मुझे पहले तो बैठने के लिए कहा गया, इसके बाद कल आने का हुक्म हुआ। मेरी यात्रा फिर कुछ संगीत सी हो गई। जोड़सर के बारे में लोग कह रहे थे कि लहासा की आदमी है और बड़े कड़े मिजाज का है। अगले दिन फिर 10 बजे जोड़सर के दरबार में गए। अपनी छपी हुई पुस्तकें और लहासा के कई मित्रों के चित्रों को दिखाकर यह विश्वास दिलाया कि 2 बार मैं राजधानी हो आया हूँ, और यह भी बतलाया कि मेरे
जीने की मंशा है प्राचीन बौद्ध ग्रंथों का उद्धार। अंत में जोरसन ने कहा, वैसे तो आचार को हम ऊपर नहीं जाने देते, किंतु आप धर्म कार्य के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम दोनों जोड़पूर्ण बात करके सब बंदोबस्त कर देंगे। खैर, निराश होने की बात नहीं मालूम हुई। भारतीयों के लिए इतनी कड़ाई होने का कारण भी है। पिछली शताब्दी में जबकि अंग्रेजों की इच्छा भारत के उत्तरी सीमांत को पार करके और आगे हाथ मारने की थी, उनके गुप्तचर बनकर कितने ही भारतीय तिब्बत गए थे, जिनके कृत्यों के कारण तिब्बती लोगों के दिलों में भारतीयों के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। उन्हें क्या पता था कि मैं उस तरह का अंग्रेजी गुप्तचर नहीं हूँ, इसलिए कड़ाई होनी ही चाहिए थी। उसी दिन शाम को जॉन नोब की ओर से चावल और मांस की भेंट मेरे पास आई। अभय सिंह जी के साथ मैं भी कुछ सौगात लेकर उनके पास पहुंचा। दोनों ने बात कर ली थी। जोड़बुन के पास खच्चर भी मौजूद थे, लेकिन वह कह रहा था, केवल 3 खच्चरों को अलग देना हमारे लिए मुश्किल है। जब 25 खच्चरों का माल आ जाएगा तो हम भेज देंगे। खैर, यात्रा का तो विघ्न टल गया। सिर्फ यात्रा के दिन की बात थी। यह भी मालूम हुआ कि 25 खच्चरों का माल आ गया, इसलिए अधिक दिन रुकना नहीं पड़ेगा। 3-4 नेपाली भी सीगरचे को जाने वाले थे। हमने 25 को तैयारी शुरू कर दी, लेकिन प्रस्थान 28 को करना पड़ा। हमें सस्क्या जाना था, जो कि सीगरचे से 3-4 दिन के रास्ते पर ही पड़ता था। 3 खच्चर वहाँ में छोड़कर लौट तो नहीं सकते थे, उन्हें तो आखिर जाना पड़ता सीगरचे तक ही, इसलिए दोनों जगह का किराया सवारी के खच्चरों के लिए 50-60 और ढुलाई के खच्चर का 40-60 तय हुआ। हमने अपना पैसा नेपाल में साहू धर्मान के यहाँ रख दिया था। समझा था आगे तो उनकी कोठी या दूसरी दुकानों में पैसा मिल ही जाएगा, इसलिए साथ में ढोने की क्या आवश्यकता। लेकिन यहाँ जोगमान साहू रुपया देने में हिचकिचाने लगे। यद्यपि उनके लिए हम चिट्ठी लाए थे, बहुत कहने सुनने पर 100 रुपये की भोटियाँ सिक्के उन्होंने दिए। चीज़ों के खरीदने के लिए अब हमारे पास काफ़ी पैसा नहीं था। सास्क्या में न जाने कितने दिन ठहरना पड़े, और पैसा देने वाले नेपाली सौदागर सीगरचे में ही मिलने वाले थे।